आज पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। दुनिया विकास की राह पर चल तो रही है, लेकिन स्वच्छ जल मिल पाना कठिन होता जा रहा है। विश्व भर में साफ और पीने योग्य जल की कमी के कारण ही जल से होने वाली बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं। समय के साथ इंसान जल की महत्ता को लगातार भूलता चला गया और उसे बर्बाद करता रहा, जिसका परिणाम आज जल संकट के रूप में सबके सामने है। विश्व के हर नागरिक को पानी की महत्ता से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस की पहल की गई थी। इसके बाद 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद से हर साल लोगों के बीच जल का महत्व, जरूरत और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग थीम के साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। जल दिवस के पावन अवसर पर मैं न्यूज 18 को अपनी तरफ से और झारखंड प्रदेश के किसान भाइयों की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि जल जो है यह जीवन के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन कृषि कार्य के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। जल हम केवल संरक्षण तो करें ही, लेकिन संरक्षण के साथ साथ इसका प्रयोग कैसे करें वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि होता क्या है कि इसका कभी पता लगा कि हम स्पेशली धान के खेत में बहुत ज़्यादा पानी उपयोग करते हैं, जबकि उतनी आवश्यकता नहीं होती है। उससे कम पानी 1 किलो धान पैदा करने के लिए लगभग 4 से 5 हजार लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और जबकि 1000 लीटर पानी से भी धान 1 किलो धान उतना ही उसी तरह से पैदा हो सकता है। तो हम क्यों नहीं 3 से 4 हजार लीटर पानी जो है बचाया जाए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से तमाम तरह की खेती, सब्जियां हैं या और दूसरी फसलें हैं, उसमें भी पानी की आवश्यकता उतनी नहीं जितना हम लोग करते हैं। और कभी ये हो जाता है कि पानी है तो बहुत ज़्यादा दिया और नहीं है तो फिर सारा फसल हमारी नष्ट हो जाती है। हमारी पृथ्वी पर 1 अरब 40 घन किलो लीटर पानी है। इसमें से 97.5% पानी समुद्र में है जो खारा है। बाकी 1.5% पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। शेष बचा 1% पानी नदियों, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है जो पीने लायक है। इस 1% पानी का 60वां भाग खेती और औद्योगिक कारखानों में खपत होता है। शेष 40 भाग हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने और साफ सफाई में खर्च करते हैं। और आए दिन हम पानी बचाने के कई स्लोगन सुनते आ रहे हैं। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल है जीवन का आधार, कभी ना समझो इसे बेकार। जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका दूसरा कोई विकल्प। जल को बचाना है, विश्व को खुशहाल बनाना है। जल है जीवन का सोना, इसे कभी नहीं खोना। जल है जीवन के लिए अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल। पानी के इस महत्ता को देखते हुए सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अगर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का भंडारण करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाई जाए और इन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। तो क्या हम उसको किस तरह से, जितना बताया जाए वैज्ञानिक खेती करने के लिए, हम उतना ही पानी, जैसे मल्चिंग है, मल्चिंग से हम नमी को अधिक समय तक रोके रख सकते हैं खेत में, तो मल्चिंग करें। या दूसरी तरह संरक्षण, अब संरक्षण है तो पता लगा कि बारिश हुई, पानी इधर उधर निकल गया, तो क्या हम वाटर हार्वेस्टिंग को मजबूती के साथ हम उसको, तालाब है, पोखरा है, कुएं हैं, उसका रिचार्ज उसका कैसे अच्छा से अच्छा हम करें पानी का, इन सारी चीज़ों पर हमको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं अपने किसान भाइयों को, सरकार की तरफ से लोगों को कहूँगा कि ये इसकी इतना जागरूकता पैदा की जाए कि किसान उस पानी को अपने विशेष रूप से, क्योंकि स्पेशली जैसे झारखंड में है, रांची के आसपास क्षेत्रों में 1300 से 1400 मिलीमीटर पानी बरसात होती है। क्या उस पानी को हम संरक्षित कर सकते हैं? और पता लगा कि यहाँ पर इतनी सारी फैलो जमीन जो खाली जमीन पड़ी रहती है रबी के मौसम में, क्या इस पानी को अगर हम संरक्षित कर लेंगे तो यही जैसे मिलेट ही है, मिलेट में भी कुछ ऐसे मिलेट हैं जो कि हम रबी में भी उगा सकते हैं और खरीफ तो है ही, मुख्य रूप से खरीफ। तो हम अगर इसको दलहन और तिलहन की फसलों को
अगर हम पानी को संरक्षित करके रखते हैं तो कम पानी से जो है दलहन और तिलहन की उपज को खूब बढ़ाया जा सकता है। जल दिवस के अवसर पर यही लोगों से निवेदन करूंगा कि तालाब, पोखरे और जो भी है उसको रिचार्ज अच्छे से करें हम लोग, जिससे कि हमको रबी में अधिक से अधिक एरिया हम खेती में बढ़ाई जा सके और उससे जो है झारखंड आत्मनिर्भर बनेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और इनपुट भी कम लगेगा। जो हम लोग खाद या और दूसरी चीज़ें देती हैं उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। तो मैं आज के जल दिवस के अवसर पर यही आप शुभकामना देता हूं न्यूज़ 18 को कि जो आगे बढ़कर के हमेशा किसानों की मदद के लिए, किसानों को सही बात बताने के लिए आगे आता है और लोगों से हमेशा जागरूक करता है कि आप लोग अपनी चीज़ों को उचित प्रयोग करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को देता हूं जल दिवस के अवसर पर। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खाद्यान्न वर्गीय फसलों में गेहूं का मुख्य स्थान है। किसान भाई गेहूं का गुणवत्ता युक्त बीज उजागर कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो गुणवत्ता बीज का उत्पादन और उपलब्धता किसी भी फसल की उपज क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसान भाई आप भी गेहूं का बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में समस्त जानकारी लेते हैं। और जो भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं विशेष रूप से बीज उत्पादन को लेकर के कि किसान के द्वारा उसके खेत में स्वयं के द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम करना, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए इस समय सावधानी का समय है। खेती में सावधानी बरतने का बहुत समय, क्योंकि बीज में कहीं यदि मिलावट हो गई तो बीज की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, वो सही फिर बीज के अंतर्गत नहीं आता। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अब फसल, तो इस स्टेज में भी आपको खेत में ये समझ में आएगा कि यदि जो अमुक किस्म आपने लगाई है जिसका आप बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं, तो उसके अलावा यदि और अन्य किसी किस्म का यदि बीज है खेत में, तो स्पष्ट रूप से वो दिखने लगता है कि ये जो है इस किस्म का पौधा नहीं है, तो उसको आप तुरंत नीचे से जमीन से उखाड़ करके आप उसको खेत से अलग करें, पहला काम। दूसरा, खरपतवार मुक्त आपको खेत को रखना, किसी तरह की खरपतवार की मिलावट ना हो उसमें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। कि हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें उससे अच्छा उत्पादन लेना सबसे बड़ी बात, और गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेना। जब उसमें बालियां निकल रही हों, यदि नमी की कमी पड़ जाती है, यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है उस समय पौधे को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। दाने की भराई होगी
तो वो जो पोषक तत्वों का स्थानांतरण बीज में होगा, वो इस समय यदि नमी की कमी हो जाती है तो वो स्थानांतरण सही तरीके से नहीं हो पाता और फिर बीज हमारा पोंचा रह जाता है, या कि उतना बलिष्ठ पुष्ट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें निश्चित है सिंचाई देना ही चाहिए। बालियां निकलते समय आप जरूर बचाएं, क्योंकि निकलने के बाद फिर पानी दें। उस समय नमी हमें जरूर खेत में बना के रखना चाहिए। अब क्योंकि खेत में घुस भी नहीं पाते हैं किसान भाई उस तरह का, तो थोड़ा सा पोषक तत्व में ध्यान रखने की, कहीं ऐसा लगता है कि हम समय से नहीं दे पाए हैं, यूरिया नहीं दे पाए हैं कि और पहले से कुछ चीज़ें नहीं दे पाए, तो ऐसी स्थिति में बूस्टर डोज जो कहलाता है NPK का, अब विशेष रूप से क्योंकि अभियान की तो ज़रूरत नहीं है, उसमें P और K की ज़रूरत पड़ती है। 05234 आता है, उसको आप 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दें, तो एक तो दाना जो बनेगा वो मजबूत बनेगा, दाने का अनुपात भूसा की अपेक्षा बढ़ जाएगा, उससे हमें अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। कि कभी कभी बालियां निकलने के बाद में इस समय कहीं न कहीं कंडवा भी देखने को किसानों की द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से हमें खेत को रोग मुक्त उस फसल को, गेहूं की फसल को रखना है। तो ऐसी अवस्था में कहीं ऐसा आपको टेढ़ा मेढ़ा और काला चूर्ण का इस तरह से ऐसा पौधा कहीं दिखे, तो सबसे पहले तो उसको आप पूरा पौधा सहित वहाँ से खेत से निकाल लीजिए और फिर इसके बाद में उसको ज़मीन में गाड़ना है। और साथ ही साथ एक सर्वांगी जो फफूंदनाशी है कार्बेंडाजिम 50 WP का, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दीजिए। फिर दूसरा फिर आप इसको बदल के फिर प्रोपिकोनाजोल है वो आता है, उसको भी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उसको भी दूसरा स्प्रे कर दीजिए। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिससे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से बीज उत्पादन का जो कार्यक्रम हम गेहूं का ले रहे हैं, जिस किस्म का ले रहे हैं, उस किस्म के अनुसार, उस किस्म की मांग के अनुसार हमें प्रबंधन यदि हम करते हैं तो अच्छा बीज उत्पादन हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओल जिसे जीमी कंद के नाम से भी जाना जाता है, अभी इसकी बुआई का वक्त चल रहा है। जिन किसानों के खेत खाली पड़े हैं वो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान ओल कौन कौन सी किस्मों की खेती करें, साथ ही बुआई करते वक्त किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष नारायण। हमारे किसान भाई जो ओल का उत्पादन करना चाहते हैं, ये ओल के उत्पादन के लिए अभी उपयुक्त समय है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक वो ओल को अपने खेतों में लगा सकते हैं। ओल यानी सूरन की मांग बढ़ रही है, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ रहा है। सूरन की आज कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनका उत्पादन 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर किसान ले रहे हैं। ये किस्में 5 से 6 माह में तैयार होती हैं।
इसकी खेती में ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि यह फसल पूरे बरसात में खेतों में रहती है। ऐसे में जल जमाव होने पर फसल पूरी तरह से खराब हो सकती है, इसलिए ऊंचाई वाले खेतों में इसकी खेती करें। अभी हमारे बिहार में गजेंद्र वैरायटी जो ओल की है वो मुख्यतः लगाई जाती है और इसको देखा गया है कि इसकी उपज क्षमता बाकी सभी प्रजातियों से ज़्यादा है। तो मैं किसानों को बताना चाहता हूं कि गजेंद्र प्रभेद जो है हमारे ढोली कॉलेज में अवेलेबल है अभी, तो अगर किसान भाई लेना चाहते हैं तो वहां से आके ले सकते हैं। इसको लगाने के लिए हमने यहाँ पे ओल के बीजों को रखा है। लगभग ये आधा किलो से 1 किलो तक के बीजों का इस्तेमाल करके वो अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। हमने अनुसंधान से ये पाया गया है कि अगर बड़े कंदों को लगाया जाता है तो उससे अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ओल के कंदों को इस तरीके से काटेंगे कि उसका मध्य का जो भाग है वो उसके सभी भागों में आ जाए, बराबर आ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि और उसका एक टुकड़े का वजन आधा किलो से ज़्यादा हमें नहीं रखना है। हमारे किसान भाई जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे आधा किलो के, तब उसको खेत में लगाने से पूर्व वो गोबर का ताज़ा घोल बनाएंगे और उस गोबर के ताज़ा घोल में 2 दवाइयाँ, या तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या बेविस्टीन के नाम से एक दवाई आती है, उसको 5 ग्राम प्रति किलो 2.5 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से उसको उपचारित करके खेतों में लगाएंगे। और इसके लिए जो जमीन की जो आवश्यकता है बलुई दोमट मिट्टी जिन किसानों के खेत हैं वो इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसकी खेती में दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तरीकों से इसकी खेती कर सकते हैं। पहला तरीका है गड्ढा विधि और दूसरा तरीका है नाली विधि। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं और कंद से कंद की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए रोपाई करें। और इसमें ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, केवल जो है 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट अपने खेत में यूज करेंगे प्रति हेक्टेयर। और उसमें जो है 80 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करके वो अब इसको 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज ले सकते हैं। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए गोबर की खाद के अलावा यूरिया 128 किलोग्राम, डीएपी 132 किलोग्राम और एमओपी 136 किलोग्राम देने की जरूरत होती है। बुआई के समय यूरिया की लगभग 10 किलोग्राम, एमओपी की 100 किलोग्राम और डीएपी की पूरी मात्रा दें। यूरिया और एमओपी की बची हुई मात्रा को खड़ी फसल में प्रयोग करें। यूरिया की मात्रा को शुरुआती 30 दिन के अंतर पर करें और बची हुई 36 किलोग्राम पोटाश की मात्रा जून या जुलाई माह में एक बार प्रयोग करें और मिट्टी चढ़ा दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भूपरडीह, जिला गिरिडीह के कृषक गजेंद्र सिंह ने। ये रजनीगंधा की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गजेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, अगर जहाँ तक हम बिहार की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर रजनीगंधा एक बहुत ही खूबसूरत पुष्प है और इसके लगाने का समय अब स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि फरवरी के लास्ट से और मार्च भर इसके लगाने का उत्तम समय है। इवन कि इसको आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके पुष्पन की क्रिया वो थोड़ा सा लेट होगी। इसलिए अगर आप तैयार हैं तो आप खेत तैयार करके अभी लगा सकते हैं। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन यह बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी रोपाई कंद से की जाती है। इसकी खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी और जल निकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
रजनीगंधा के लिए जमीन का चुनाव करते समय 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, खेत या क्यारी छायादार जगह पर न हो। दूसरा, खेत या क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंध हो। खाद उर्वरक की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हर पौधों को खाद उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए कम से कम 15 से 20 टन पॉसिबल हो तो कर ले, नहीं तो 8 से 10 टन सफिशिएंट है कंपोस्ट की खाद। चूंकि ये पत्ती वाले पौधे हैं, इनको भी खाद उर्वरक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो लगभग 120 से 150 किलो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, स्फूर की मात्रा 50 से 60 किलो और पोटास की मात्रा भी 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूक्ष्म तत्व की कमी हो तो वो पौधों में पूरक हो जाए। और इसके कंद की जो साइज होनी चाहिए वो 20 से 25 ग्राम की, लगभग 1 साल पुरानी कंद आप किसी भी विश्वसनीय स्थान से या हमारे यहाँ पुष्प विभाग से, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पुष्प विभाग से आप ले सकते हैं। इसकी अच्छी प्रभेद अगर हम इसको बात करें तो 2 कैटेगरी होती है, एक डबल पुष्प और एक सिंगल पुष्प। सिंगल पुष्प में हमारे पास बहुत ही अच्छी वैरायटी है प्रज्वल करके, जो IIHR बंगलोर द्वारा विकसित की गई है। और दूसरी किस्म है सुवासिनी और वैभव, जो डबल इसके पुष्प जो है डबल फ्लावर के होते हैं और इसका कट फ्लावर में यानी गुलदस्ता बनाने में इस्तेमाल होता है, और सिंगल वाले पुष्प का इस्तेमाल माला बनाने में और कट फ्लावर दोनों में इस्तेमाल होता है। साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी पर रोपण करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है। और इसके लगाने की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर। अब अगर 2 साल के लिए खेती करना चाहते हैं तो 30 गुणे 30 सेंटीमीटर पर इसका लगाएं। और जब 15 से 20 दिनों में इसके पौधों का जमाव हो जाता है, उसके बाद 30 से 35 दिनों पर बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा और 50 से 60 दिन पर दूसरी मात्रा डाल के मिट्टी में मिला देते हैं। रोपाई के बाद जब कंद के अंकुएं निकलने लगे तब सिंचाई से बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में फसल में 5 से 7 दिन और सर्दी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई की योजना मौसम की दशा, फसल की वृद्धि अवस्था और भूमि के प्रकार को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार माह में कम से कम 1 बार खुरपी की मदद से हाथ द्वारा खरपतवार निकालना या निराई गुड़ाई करें। और अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो लगभग बढ़िया से अगर इसकी मार्केटिंग किसान करते हैं तो 5 से 6 लाख रुपया शुद्ध लागत छोड़ के शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, और लागत प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपए की आती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों,
कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप